हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड, अम्ल, क्षार और लवण। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर के जो भी एक्सप्लेनेशन है यानी ये पीपीटी है और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोगों को सारी नोट्स मिलते रहेंगे। आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अम्ल। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार, सूचक और लवण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल क्या है। अम्ल एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं और ये जलीय विलयन में H धनायन देते हैं। तो ये समझ में आया कि अम्ल क्या होता है। अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं। यहाँ से याद करने वाली चीज़ ये है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं, ये जलीय विलयन में H धनायन देते हैं। आगे हम और समझते हैं कि प्रबल अम्ल कौन होता है। प्रबल अम्ल होता है HCl, HASOA और HNO3 और दुर्लभ CHCOH, लैक्टिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल। यानी हमें यहाँ से याद रखने की चीज़ केवल ये है कि प्रबल अम्ल कौन होते हैं? HCl और HNO3। दुर्लभ अम्ल कौन होते हैं? लैक्टिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है, इसे क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल कहेंगे। और तनु अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा कम होती है जबकि जल की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तो यहाँ से केवल क्वेश्चन जो इस स्लाइड से पूछा जा सकता है वो केवल ये पूछा जा सकता है कि प्रबल अम्ल का कोई भी एक एग्जाम्पल देखें लें, या फिर आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, HCl, HNO3, इनमें से कोई आपको फाइंड करना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो यहाँ से केवल आपको ये याद रखना है कि प्रबल अम्ल और दुर्लभ अम्ल क्या होते हैं। उसके बाद सांद्र अम्ल और तनु अम्ल केवल आपको याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ से क्वेश्चन कोई नहीं बनने वाला है, तो आप ये केवल याद रख सकते हैं जानकारी के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्षारक यानी बेस। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं, ये जलीय विलयन में OH ऋणात्मक आयन देते हैं। यानी ये क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं, ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। प्रबल क्षार का उदाहरण क्या है? NaOH, ठीक है ना। दुर्लभ का क्या है? NHAOH। क्षार क्या होते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को एलाइन कहते हैं या क्षार कहते हैं। लवण क्या होते हैं? अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। लवण क्या होते हैं? अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होते हैं? लवण प्राप्त होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि सूचक क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज़ अम्ल है या क्षार है। सूचक किसी भी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय के माध्यम से बदल जाता है। यानी हमें इससे ये पता चलता है कि सूचक से कि ये क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है। सूचक के प्रकार, वैसे तो सूचक बहुत प्रकार के होते हैं परंतु इनके सामान्य प्रकार इस प्रकार हैं। यानी बहुत सारे होते हैं लेकिन हम इनको बेसिक जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो प्रकृति से स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि लिटमस, हल्दी, लाल गोभी। ये क्या है? ये लिटमस पेपर, जैसे कि आपको पता है कि अम्ल है तो ये कलर चेंज कर देगा, क्षार है तब अपना कलर चेंज कर देगा। और जैसे कि हल्दी है, हल्दी का भी आपको पता है कि ये चेंज कर देता है। कैसे? अपने इनके अकॉर्डिंग जो भी, यदि क्षार है तो ये अम्ल है तो ये कलर अपना परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। संश्लेषित सूचक यानी सिंथेटिक इंडिकेटर। वे सूचक हैं जो प्राकृतिक नहीं अपितु ये रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, जैसे मेथिल, ऑरेंज एवं फिनोल्फेथलीन आदि। इनका
उपयोग अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए होता है। चाहे कोई भी सूचक हो, चाहे वो प्राकृतिक सूचक हो, संश्लेषित सूचक हो, इनका यूज़ ही इसलिए होता है, इनका प्रयोग केवल अम्ल और क्षार की जांच करने के लिए होता है। लेकिन संश्लेषित सूचक ये हैं, इनका प्रयोग होता है मैथिल ऑरेंज एवं फिनोलेथीन। ये प्रकृति रूप में नहीं होते हैं, इन्हें रासायनिक क्रिया से बनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं गंधीय सूचक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम से बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे वेनिला, प्याज एवं लौंग। अब हम इनकी आगे मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट गिवन है जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि ये कैसे अम्ल का कलर चेंज करते हैं। तो ये चीज़ हम वहाँ डिस्कशन करेंगे कि कैसे प्याज का पता चलता है ये अम्ल है या क्षार है, कैसे हम गंधीय सूचक से पता कर सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। लिटमस, मेथिल ऑरेंज एवं फिनोलेथीन आदि जैसे सूचकों के उपयोग के लिए किसी विलयन में केवल अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, परंतु इस सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग से अम्ल या क्षारीय की प्रकृति के साथ साथ उनकी प्रबलता की भी माप भी पता चलता है। यानी सार्वत्रिक सूचक को इतना समझना है कि बाकी के सूचक से क्या है, अम्ल और क्षार का पता ही चलता है, लेकिन यहाँ पर अम्ल और क्षार का तो पता चलता ही है, इसके साथ साथ अम्ल और क्षार की प्रबलता का भी पता चलता है कि ये कैसे हैं, ये तनु हैं या सांद्र हैं। तो ये स्लाइड है नेक्स्ट। तो इसमें क्या है, प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? लिटमस, लाल गोभी का पत्ता, हल्दी, हाइड्रोजिया के फूल का रस। अब ये क्या होता है, लिटमस पेपर होता है, ये अम्ल के साथ तो लाल होता है, लेकिन क्षार के साथ कैसा होता है, नीला। लाल पत्ता गोभी का रस, ये क्या होता है, अम्ल के साथ लाल होता है, लेकिन क्षार के साथ हरा होता है। हल्दी अम्ल के साथ कोई कलर नहीं चेंज करती, लेकिन क्षार के साथ ये लाल हो जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता है, खाना खाते समय अगर मेरे कपड़ों पर हल्दी गिर जाए तो फिर क्या, अगर हम उस पर साबुन से धुल दें तो वो कलर कैसा हो जाता है, पीले से लाल हो जाता है, क्योंकि साबुन कैसा है, वो क्षार है, क्षार के साथ ये कैसा हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। कृत्रिम सूचक है फिनोल्फिथीन, और ये फिनोल्फिथीन क्या होता है, अम्ल के साथ रंगहीन होते हैं और जब क्षार होता है तो गुलाबी हो जाते हैं। मैथिल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल होते हैं और क्षार के साथ पीले हो जाते हैं। गंधीय सूचक प्याज का रस, प्याज का रस अम्ल में तीक्ष्ण गंध आती है और क्षार में कोई भी गंध नहीं आती। वेनिला सामान्य गंध रहती है अम्ल के साथ, लेकिन क्षार के साथ कोई गंध नहीं आती। लौंग का तेल सामान्य गंध रहती है, लेकिन अगर क्षार के साथ बात की जाए तो कोई भी गंध नहीं होती। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। धातु की अम्ल के साथ क्रिया। देखो, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने वही जो इस स्लाइड में वही लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर उत्पाद में लवण तथा हाइड्रोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन। अम्ल और क्षार मिलकर लवण प्लस हाइड्रोजन बनाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2। तो ये क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। ऐसा ही किस में होता है, धातु की जब क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं, धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ भी अगर क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या, धातु का तो क्या होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। 2NaOH प्लस Zn एरो Na2ZNO2 प्लस H2। आई होप ये आपको पता चला होगा कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, लवण और हाइड्रोजन बनता है, और क्षार के साथ भी क्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन बनता है। अब प्रैक्टिकल में आपको देखा होगा कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि यह हाइड्रोजन गैस का इसके अंदर है। तो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या लेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, दानेदार जिंक के टुकड़े लेके ये एक परख नली में भर लेंगे और ये स्टैंड पर इसको ऐसे करके सेट कर देंगे जिससे कि ये ना गिरे, और प्रवाही नली को लगाकर साबुन के विलयन में हम इसकी जो नली है उसको हम साबुन के विलयन में डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, जब यहाँ से जब गैस क्रिया करके इधर से जब हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनाएंगे साबुन के झाग के साथ, तब हम वहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती को लेके जाएंगे, और जलती हुई मोमबत्ती वो जब आग के
कांटेक्ट में आते ही हाइड्रोजन गैस का आवाज़ के साथ, फट फट की आवाज़ के साथ वो क्या होगी, क्रिया होगी। तो जब वो आवाज़ के साथ क्रिया होगी तब हमें पता चलेगा कि हाँ ये हाइड्रोजन गैस है, जो जल रही है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, दानेदार जिंक के टुकड़े लेने हैं और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है और इनको एक परीख नली में, एक प्रवाह नली के माध्यम से साबुन के विलयन में डालना है। जब हम ऐसा करेंगे तब क्या होगा, हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले उठेंगे और उन साबुन के बुलबुलों के पास हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे। जब हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो वो फट फट ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि यहाँ हाइड्रोजन गैस है। ऐसे हम क्या, हाइड्रोजन गैस की जांच करते हैं। आई होप अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अम्ल की धातु कार्बोनाइड तथा धातु का हाइड्रोजन कार्बोनाइड के साथ अपक्रिया। अम्ल की धातु कार्बोनाइड तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनाइड के साथ अपक्रिया कर उत्पाद में लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये तो धातु के साथ हो गई, लेकिन क्षारक है वो धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो क्षारक हैं वो धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कार्बन हाइड्रोक्साइड का परीक्षण कैसे करेंगे। उत्पादित कार्बन हाइड्रोक्साइड को चूने के पानी के से प्रभावित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। क्या करेंगे हम, ऐसे ही एक हम क्या लेंगे, हम लेंगे एक परख नली, इसमें कार्बन डाई गैस और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे और इसमें सोडियम कार्बोनेट के छोटे छोटे टुकड़े भी डाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जब इधर ये कॉर्क लगा हुआ है तो इससे क्या होगा, पूरा गैस है वो बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा तो गैस है वो किस में आएगी, ये निकास नली पर और परख, निकास नली के माध्यम से परख नली में आएगी, जहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। तो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जब ये दूधिया हो जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगी एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं। आगे अम्लों व क्षारों की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। अम्ल व क्षार की प्रबलता एक सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यानी क्या समझ में आया यहाँ से कि अगर किसी भी अम्ल या क्षार उसके द्वारा उत्पन्न आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। अगर OH आयन है, यदि उस पर OH आयन है या H आयन है, उससे हमें पता चलेगा कि अम्ल की जो प्रबलता है वो कैसी है। सार्वभौमिक सूचांक क्या होता है या सार्वत्रिक सूचांक क्या होता है, सूचक यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करती है। ये क्या होता है कि जो भी सांद्रता है उसको अलग अलग रंगों में प्रदर्शित करती है। इसी को हम आगे पॉइंट पर पढ़ते हैं। पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल होते हैं, यहाँ हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ कितनी एसिडिक है और कितना बेस है। जो भी अगर 7 पर होगा तो वो क्या होगा, 7 पर है तो वो न्यूट्रल है, ना ही वो अम्लिक है ना ही क्षार है। तो ये पानी क्या है, पानी हमारा न्यूट्रल है, ना ही अम्ल है ना ही क्षार है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, इधर अंडे हैं, हैंड वॉश है और ऐसे इस साइड की एप्पल है, ठीक है ना, लीची है, कॉफ़ी है, डार्क कॉफ़ी, ये कैसे होते हैं, इस साइड एसिडिक होंगे। और अगर हम हैंड वॉश, एग इस साइड बढ़ेंगे तो क्या होंगे, बेस होंगे, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि ये अम्लिक हैं या क्षारीय हैं। आई होप ये आपको पीएच स्केल भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं पीएच स्केल के सामान्य जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, क्या उपयोग है, कि हमारे जीवन में पीएच स्केल का क्या महत्व है। हमारा शरीर 7 से 7.8 तक पीएच के बीच कार्य करता है। यानी हमारी बॉडी में जो भी हैं वो 7 और 7.8 पीएच के बीच में ही सारी चीज़ें हैं। वर्षा का जल पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। आपको पता है कि अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है, जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनमें उनकी इमारतों का क्षरण हो रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि ताजमहल है, वहाँ अम्लीय वर्षा के कारण जो उसकी जो ब्राइटनेस है
उसको धीरे धीरे प्रभावित कर रही है, उसकी जो चमक है वो धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। आगे देखते हैं, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दोनों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। आयुधक मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन व दर्द होता है। यानी एक चीज़ है कि मुंह में पीएच मान जो 5.5 से कम होने पर क्षय प्रारंभ हो जाता है। और मधुमक्खी के डंक में भी क्या होता है, इसका जो डंक होता है इसका पीएच मान कम होता है, इसीलिए हमारे बॉडी में पहुंचते ही जलन पैदा कर देती है। अच्छी उपज के लिए पौधों एवं विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। यानी पौधों को अच्छी पैदावार के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है अच्छी पीएच वैल्यू की। ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब देखते हैं कि लवण क्या हैं। लवण होते हैं अम्ल और क्षार के मिलने से लवण के साथ जल बनते हैं। तो HCl + NaOH एरो NaCl + H2O। अब मैं इस वीडियो के कंप्लीट होने के साथ मैं PDF में आप लोगों को इनके रासायनिक नाम दे देंगे। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, धोने का सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, इनकी अलग से PDF प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप इनके रासायनिक केमिकल नेम याद कर लो तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। प्लस एक पॉइंट यहाँ मैं और बता देना चाहता हूँ, आप लोग अगर यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग सीरियस स्टूडेंट हैं, आप लोग ऐसा कुछ सीखना चाहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी वीडियो देखें तो आप लोग वीडियो में के साथ साथ अपनी नोटबुक को भी साथ में रखें, जिससे कि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन अपनी नोटबुक में कर सकें। और साथ ही साथ जब आप ये वीडियो पूरा मेरे देखने के बाद केवल इससे काम नहीं होने वाला। अगर आपको 100 में से 90 मार्क्स चाहिए, अगर 100 में से 90 मार्क्स प्लस चाहिए, तो आप लोगों को जो मैं PPT प्रोवाइड कर रहा हूँ इनको देखना है, फिर उसके बाद अपनी बुक को भी पढ़ना है, तब आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पे शीट जो सेंड करते हैं उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं वहाँ से आप लोगों को लिए क्वेश्चन का एक वीडियो बना दूंगा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आते वो आप मुझे सेंड कीजिएगा। वह टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, वहाँ से ही आप मुझे क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों पर बेस एक हम अलग से वीडियो बना देंगे। और आप लोग अब टाइम ज़्यादा नहीं है तो इसलिए आलस ना करें, सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़ते चलें। और इनके बाद ही जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, एग्ज़ाम के 20 डेज़ पहले हम एक रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। फिर से सारी चीज़ों का रिवीजन 20 मिनट्स या 50 मिनट्स में पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर दिया करेंगे। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुए हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। लवण क्या होते हैं? अम्ल और क्षार जब मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। लवण से रासायनों का निर्माण होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, धोने का सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का निर्माण कैसे होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विद्युत के विद्युत प्रवाह करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यानी क्या होता है, सोडियम क्लोराइड को जल के विद्युती में प्रभावित किया जाता है तो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो 2NaCl + 2H2O मिलकर क्या बनाता है, 2NaOH + Cl2 + H2। Cl कहाँ में मिलेगा, एनोड पर, और गैस कहाँ पर मिलेगी, कैथोड पर। जो गैस है वो कहाँ मिलेगी, कैथोड पर। और NaOH का जो विलयन होगा, पूरे जो विलयन होगा वो किसका होगा, NaOH का। अब इसका उपयोग ईंधन में इसका उपयोग करते हैं, जल की स्वच्छता में करते हैं, साबुन व कागज़ के निर्माण में करते हैं। तो हमें याद रखना होगा कि यहाँ से हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ये जो रिएक्शन हुई है इसको याद रखना है कि निर्माण कैसे होता है और इनका उपयोग कहाँ करना होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यंजक चूर्ण CaOCl2 यानी शुष्क बुझे हुए चूने में CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक का चूर्ण का निर्माण होता है। यानी CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 एरो CaOH Cl2 + H2O। यानी क्या बनाता है हमारा, जब हम शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो शुष्क बुझे हुए चूना क्या है, CaOH का होल ट्वाइस और क्लोरीन Cl2, तो मिलके क्या बनाता है व्यंजक चूर्ण यानी CaOH का
होल ट्वाइस प्लस H2O। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? वस्त्र उद्योग में, सूती व लिग्नेन के विरंजक में, कागज़ फैक्ट्री में लकड़ी के मंजक के रूप में, पानी के पीने के पानी है उसको शुद्ध करने में, उसमें रोगाणु का नाशक करने के में हम किसका यूज़ करते हैं? विरंजक चूर्ण का यूज़ करते हैं। जो भी हम इन रिएक्शन को पढ़ रहे हैं इनको ध्यान से पढ़ना है, और जो भी इनके केमिकल नेम है जैसे विरंजक चूर्ण है CaOCl2, ऐसी चीज़ों को याद करना है। मैं इनका एक अलग से PDF सेंड कर दूंगा आप लोगों के, जिससे कि आप लोगों को आसानी होगी याद करने में। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेकिंग सोडा, NaHCO3। यह एक दुर्लभ संरक्षण है। NaCl प्लस CO2 यानी NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NH3 मिलकर क्या बनाता है? NH4Cl प्लस NaSCO3। NaSCO3 क्या है? ये बेकिंग सोडा है। जब हम बेकिंग सोडा को खाना पकाते समय फिर से गर्म करते हैं तब क्या होता है? 2NaSCO3 फिर से ब्रेक हो जाता है Na2CO3 में प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है ना। आगे इसका उपयोग किस में करते हैं? बेकिंग पाउडर बनाने में, और एंटेसिक का एक घटक है, और अग्निशमन समन यानी जो आग को बुझाने के लिए जो भी यंत्र उपयोग करते हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं धोने का सोडा, Na2CO3 × 10H2O का निर्माण सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यानी सोडियम निर्माण, जो धोने का सोडे का निर्माण होता है वो सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करने से इसका निर्माण होता है। यानी Na2CO3 प्लस 10H2O एरो Na2CO3 × 10H2O। तो Na2CO3 × 10H2O क्या बन जाता है? ये धोने वाला सोडा बन जाता है। कांच में, साबुन एवं कागज़ के उद्योग में, घरों में सफाई करने में, जल को स्थायी कठोरता को घटाने के लिए, यानी जल की जो स्थायी कठोरता है उसको कम करने के लिए भी धोने का सोडा का यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है POP का फुल फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, और कभी यहाँ से POP का केमिकल नेम CaSO4 × 10H2O। तो इसका निर्माण कैसे होता है? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रोजन बनाता है। इसे सफ़ेद चूर्ण को जल में मिलाने पर फिर से यह जिप्सम बन जाता है। यानी CaSO4 × ½ H2O प्लस 1/2 H2O मिलकर क्या बना रहा है? CaSO4 × 2H2O। तो ये क्या है? ये जिप्सम है। CaSO4 × 2H2O क्या है? ये जिप्सम है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए, खिलौने या सजावट का सामान बनाने में, दीवारों की सतह को चिकना करने के लिए। तो ये था आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी लवण से कौन कौन सी क्रियाएं बनती हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा? पहले अम्ल और क्षार देखा, फिर उसके बाद सूचक क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा, फिर अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण पढ़े, फिर उसके बाद लवण और लवण से बनने वाले रासायनिक जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। तो ये था आपका चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी आप चाहते हो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और अगर कोई भी आपका सजेशन है या आप और क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो फिर प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उन पर और भी वीडियो बनाऊंगा। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।